नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। देश भर में कोरोना अपना कहर बहुत तेजी के साथ बरपा रहा है और हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों के संक्रमण से जाने जा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचाकर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेडिकल एक्सपर्ट। उनसे हम पूछेंगे तमाम सवाल, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फोन उठाइए और हमें फोन लगाकर अपने तमाम सवालों के जवाब आप सीधा डॉक्टर से ले सकते हैं। हमारा नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर पर आप कॉल करके आपके जो भी संशय हैं कोरोना के सेकंड वेव को लेकर, कोरोना को लेकर, वो तमाम सवाल आप कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश शर्मा जुड़े हुए हैं, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है IMA हरियाणा के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले जनता टीवी पर। नमस्कार जी सर, दर्शक सवाल पूछिए, उससे पहले एक सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना। हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के दो ऑप्शन हैं, या फिर इंजेक्शन या तो इन्फेक्शन। लेकिन अभी भी लोग वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं से जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम लोग तमाम तरह की भ्रांतियों के साथ जी रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन कितना जरूरी है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। हम्म। मैं आपको बताऊं, जो ये पैंडेमिक, इसका जो सेकंड वेव अभी जिससे हम गुजर रहे हैं, हम्म। इसके अंदर जितनी भी हॉस्पिटल्स में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, हम्म। जिन्होंने वैक्सीनेट दोनों डोज तकरीबन करवा ली है, वो इसमें एक ढाल की तरह इसी की वजह से खड़े हैं कि वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। हम्म। अदरवाइज अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वेव जब आई थी तो हमारे काफी डॉक्टर्स, अराउंड 1000 के करीब डॉक्टर्स की जान गई थी। और अब क्योंकि दो वैक्सीन तकरीबन सब हेल्थ केयर वर्कर ने लगा लिए, चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारा हॉस्पिटल का अदर सपोर्ट स्टाफ हो, सब वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसलिए हमारे देश भर के जितने भी डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल हैं, वहां पे हम इस पैंडेमिक की इस वेव से लड़ पा रहे हैं। जी। अन्यथा ये बहुत भयानक, और इस बार की जो वेव है ये बहुत कंटेजियस है। और पता नहीं इस अगर ये वैक्सीनेशन नहीं होता तो पता नहीं कितनी हजारों में जाने जाते। वाकई बहुत मुश्किल हो जाता अगर वैक्सीनेशन ना होता। डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ राधेराम जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे भिवानी से। राधेराम जी, क्या सवाल है आपका? राधेराम जी का फोन कट चुका है। हम बात वैक्सीन पर कर रहे थे। वैक्सीन को लेकर लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर पहली डोज उन्होंने वैक्सीन की ले ली, इसके बाद वो संक्रमित हो जाते हैं, मान के चलिए 4 से 5 दिन के अंतराल में, फिर वो क्या कुछ करें? क्या उन दवाओं का फॉलोअप करें या फिर इंतजार करें अपने ठीक होने का? सॉरी, मैं क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ पाई, हाँ क्या नरेश जी, रिपीट करेंगे? जैसे मान के लिए वैक्सीन की पहली डोज किसी ने ली है और वैक्सीन की डोज लेने के 4 से 5 दिन बाद वो शख्स संक्रमित हो जाता है, फिर उसको कितना ज्यादा खतरा है और आगे क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें वैक्सीन के अगर हम फर्स्ट डोज ले लेते हैं हम्म। तो इम्यूनिटी 2 वीक्स के बाद शुरू होती है। और ऐसा माना गया है साइंटिफिक डेटा के बेस पे हम्म। कि फर्स्ट डोज वैक्सीन से अराउंड 50 to 60% इम्यूनिटी आती है। हम्म। और अगर सेकेंड डोज भी लग जाती है तो उसके भी 2 हफ्ते बाद करीब 70 to 80% इम्यूनिटी आती है। तो जहां तक आपका सवाल है कि अगर वैक्सीन के बाद 5वें 6ठे दिन अगर हम इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसमें वैक्सीन कोई हेल्प नहीं करती। हम्म। वो उसी तरह की, अगर कोई बगैर वैक्सीनेशन के कोई कोरोना से प्रभावित होता है या वैक्सीनेटेड प्रभावित होता है, दोनों में सेम स्तर का इन्फेक्शन रहता है। लंग्स को लेकर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। लंग्स की मजबूती के लिए क्या कुछ करना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि यह संक्रमण सीधा लंग्स पर अटैक कर रहा है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक वायरस है और वायरस में हमारा जो पहला प्रोटेक्शन है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी आती है। और क्योंकि इस वायरस का जो टारगेट ऑर्गन है वो हमारे लंग्स है। तो जो जो डॉक्टर साहब, इस जो सवाल के लोग, जवाब आपसे लेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, सुषमा है सोनीपत से। सुषमा जी, सवाल क्या है आपका? हाँ जी, मेरा बेटा है 36 साल का। हम्म। है- हेलो। आपकी आवाज हेलो। हम तक आ रही है सुषमा जी, बात रखिएगा। हाँ जी, आपकी बात आई हुई है मेरे पास डॉक्टर साहब। हाँ जी, मेरा जी जी बेटा आ रही है। 36 साल का।
हाँ जी, मेरा बेटा 36 साल का है और 2 डोज उसको लग चुकी है, फिर भी कोरोना पॉजिटिव है वो। जी देखिए मैडम, वैक्सीनेशन का जैसे मैंने बताया 2 डोज लगने के बाद भी 70 से 80% की इसमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन रहता है, जिसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 2 डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है पर डिजीज इतना गंभीर नहीं होगा। मेरा मतलब कहने से ये है कि कोरोना से प्रभावित हो सकता है पर उसको इतना सीवियर डिजीज नहीं होगा, यानी कि उनको कोई आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत नहीं होती या फिर उनको कोई गंभीर समस्या नहीं आती। तो वैक्सीन इस हद तक प्रभावी हमारे को फायदा करती है कि लगने के बाद जो और गंभीर इसका डिजीज है वो नहीं आ पाता। डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं, मेवात से दर्शक है हमारे। अनिल जी क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ सर, नमस्कार जी। अपने दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप हमें फोन करें तो कोशिश करें अपने टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि आपकी आवाज हम तक बहुत साफ आ सके। डॉक्टर नरेश जी, हमारे कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन का सवाल और एक सवाल आपने सुना भी कि 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित हो गए। ये भ्रांतियां लोगों के अंदर भी हैं कि अगर वो वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं तो फिर वैक्सीन का फायदा क्या? देखिए, ये पहले भी इसके बारे में जब काफी प्रश्न हुए हैं। देखिए, हम जब गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम हेलमेट पहनते हैं, तो हेलमेट एक प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि अगर बगैर हेलमेट आप रोड पे चलते हैं और भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें हेड इंजरी से मृत्यु तक की संभावना रहती है। तो एटलीस्ट अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो कम से कम जो लाइफ एंडेंजरमेंट है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार वैक्सीन अगर लगी है तो गंभीर कोरोना की जो डिजीज है वो नहीं होगा या मृत्यु की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ अश्मी जुड़ी हुई हैं, बात करेंगे इस पर। महेंद्रगढ़ से हैं दर्शक हमारी। अश्मी, क्या सवाल है आपका? एलर्जी है तो क्या मैं कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हूँ? अश्मी जी सवाल फिर से पूछेगा एक बार। मुझे कुछ दवाइयों से एलर्जी है तो क्या मैं कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हूँ? देखिए, जिनको एलर्जी है उनके लिए मेरी ये राय है कि वो एलर्जी के लिए जिन भी डॉक्टर से पहले ट्रीटमेंट या संपर्क देते रहे हैं एक बार उनसे संपर्क करें, क्योंकि एलर्जी में 2 तरह की एलर्जी होती है। एक होती है कि जिसमें मामूली शरीर पे चकत्ते आना या खारिश होना, ये एक मामूली एलर्जी है। पर एक एलर्जी जिसका नाम एनाफाइलेक्सिस है, एनाफाइलेक्सिस एकदम से अप्रत्याशित ऐसी एलर्जी होती है जिसमें दम घुटने जैसा या सांस रुकने जैसा फील होता है किसी एलर्जी वाली ड्रग या एलर्जी वाली मेडिसिन लेते। तो अगर ये चीज नहीं है उनकी हिस्ट्री में अभी तक की, उस डॉक्टर की जिनको ये दिखाते रहे हैं, अगर एनाफाइलेक्सिस की कोई हिस्ट्री नहीं है तो डेफिनेटली ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। पर हमारे साथ अगले दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, अपने डॉक्टर से मिले। निर्मल है पंजाब से दर्शक हमारे अगले। निर्मल, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था, मेरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, खून गड़े की जी, उसमें हम वैक्सीन ले सकते हैं जी? जी निर्मल जी, डेफिनेटली आप वैक्सीन ले सकते हैं। और मेरा आपको ये भी कहना है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम के लिए अगर कोई मेडिसिन लेते हैं रेगुलर, वो भी आपको वैक्सीनेशन के दिन या उससे पहले और उसके बाद लगातार लेते रहना है। इसकी वजह से वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं आती और आप वैक्सीन बिल्कुल लगवाएं। एक सवाल नरेश जी मैं आपसे करना चाहूंगा, वैक्सीन को लेकर यह सवाल है क्योंकि अभी तक 0 से 18 साल के लोगों की वैक्सीन नहीं आई है, इजाद नहीं की गई है। हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं वैज्ञानिकों की तरफ से। 0 से 18 वर्ष के लगभग लोगों की जनसंख्या हमारे देश में 33% के आसपास है, यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर बड़ी परेशानी होगी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में अगर वैक्सीन नहीं आती है जल्दी तो। देखिए, डेफिनेटली ये एक ऐसा हमारा एज ग्रुप है जो तकरीबन हर घर में 2-3 बच्चे सबके हैं और इनके लिए 2 बातें हैं। पहली बात तो जब तक वैक्सीन साइंटिफिक अभी जब उस बेसिस पे ट्रायल के बाद नहीं आती तो पहली चीज बचाव है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और प्रॉपर सैनिटेशन और हैंड हाइजीन मेंटेन करना। दूसरी चीज इनके लिए ये है कि लोग
क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, मोस्टली सुस्त या घर पे ज्यादातर बगैर एक्सरसाइज के रहते हैं। तो इसके लिए ये है कि अच्छी प्रोटीन डाइट लें और प्रॉपर व्यायाम करें, वो कसरत करें, अलोम विलोम या चेस्ट की एक्सरसाइजेस करें, ताकि उनका इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी ठीक रहे और ना ऐसा हो कि इन्फेक्शन से वो प्रभावित हो। नरेश जी, हमारे साथ कैथल से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रदर्शन कैथल से हैं, क्या सवाल है आपका? जानना चाहता हूँ कि कोरोना की सिम्टम ना होने के बावजूद गंध नहीं जैसे महसूस हो रही या मुंह का टेस्ट नहीं बिल्कुल आ रहा कुछ उसमें, तो इसको क्या समझा जाए, ये क्या हो सकता है? देखिए, जैसे मैं जान पाया कि इनका प्रश्न ये है कि अगर मुंह का टेस्ट या स्मेल अगर कोरोना नेगेटिव हो तो क्या है, यही प्रश्न है आपका? हाँ जी। देखिए, स्मेल का जाना या टेस्ट का ना आना ये कोरोना के बहुत सारे सिम्टम्स में से एक सिम्टम है, पर ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम अगर है तो डेफिनेटली कोरोना है। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये बात है कि आजकल ऐसे पेशेंट्स में या दूसरे सिम्टम्स के साथ हम आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं और वो नेगेटिव आता है तो हम समझ लेते हैं कि हमें कोविड नहीं है। तो ये भी गलत है, क्योंकि अराउंड 60% तक की ये टेस्ट सेंसिटिविटी देता है आरटीपीसीआर। बाकी 40% केसेस में जिनमें नेगेटिव आता है उनके अंदर भी कोविड पाया गया है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखें। दूसरा, अगर बाकी कारणों के हिसाब से भी इनको कोविड नहीं है और स्मेल टेस्ट नहीं है, तो इसके लिए अपने नजदीक के ईयर नोज थ्रोट ईएनटी स्पेशलिस्ट या फिजिशियन को संपर्क करें। इसके लिए सिंपल ट्रीटमेंट वहां से लिखाएं और आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर नरेश जी, हमारे साथ अनुजा जुड़े हुए हैं, हरियाणा से हमारे लिए दर्शक है। अनुजा, क्या सवाल है आपका? नमस्ते। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। मेरे हस्बैंड हैं, उनके 110 है ना पल्स रेट चलती है, तो उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, 110 है पल्स। देखिए मैडम, हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखिए, अगर पल्स रेट 110 है और पहले डॉक्टरी चेकअप पे वो नॉर्मल बताया है डॉक्टर्स ने, हालांकि मेरी समझ से 60 से 90 तक का पल्स रेट है वो नॉर्मल रहता है, और 110 है तो उनको कोई ना कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम, जिसके लिए कार्डियक या जो अपने फिजिशियन से चेकअप करवाना चाहिए कि कोई अंडरलाइंग डिजीज पहले से नहीं चल रहा है। पर इसके बाद अगर डॉक्टर्स ने बताया है कि नॉर्मल पल्स है, तो उस केस में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या ये पल्स रेट कोई रुकावट नहीं है, डेफिनेटली वो वैक्सीन लगवा सकते। डॉक्टर नरेश जी, हमारे साथ मोहनलाल जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक है हमारे। मोहनलाल, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले 28 दिन थे इंजेक्शन लगाने के बाद में दूसरे डोज लेने के लिए, अब 84 दिन कर दिए, तो इसमें परेशानी नहीं है? पहले का असर खत्म नहीं हो जाएगा? दूसरा मेरा क्वेश्चन है, जब हम इंजेक्शन वैक्सीन लगवा के आते हैं तो पैरासीटामोल ले लेनी चाहिए या बुखार होने के बाद ही लेनी चाहिए? ये स्पष्ट करें जी जनाब। बहुत अच्छे प्रश्न है आपके दोनों। देखिए मोहनलाल जी, पहला ये है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में ऐसा हुआ है, जो हमारे देश में भी लग रही है, कि कोविशील्ड जब शुरुआत में शुरू हुई तो 4 to 6 वीक्स का टाइम पीरियड बताया पहली और दूसरी वैक्सीन के बीच में। बाद में उसको 6 to 8 वीक्स कर दिया गया, अब आगे और बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीजें, क्योंकि ये एक बहुत ही नया डिजीज था, वैक्सीन बहुत ही तेजी से इसमें तैयार की गई है, तो साइंटिफिक ट्रायल्स चलती रहती हैं, और इसमें ये पाया गया है कि इनिशियली जो पहले शुरुआत में 4 हफ्ते का टाइम था, उसकी बजाय अगर हम उसको 6 से 8 हफ्ते का टाइम देते हैं तो इम्यूनिटी एंटीबॉडी लेवल वो बेहतर होता है। तो ये सब साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर ही गवर्नमेंट की आईसीएमआर की नोटिफिकेशन आती है। अब दूसरा प्रश्न जो आपका है कि सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे दूसरा प्रश्न? हाँ, पैरासिटामोल के लिए। पैरासिटामोल के लिए देखिए, अगर वैक्सीन लगवाने के बाद आपको हल्का दर्द या बुखार आता है तो उसमें आप बिल्कुल संकोच ना करें,
पर अननेसेसरी उसको प्राइमिंग डोज समझ के पहले ये ले लो, वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। पर वैक्सीन के बाद अगर हल्का भी आपको बॉडी एक है या फीवरिश लग रहा है तो डेफिनेटली आप ये टैबलेट ले सकते हैं, पैरासिटामोल। डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ मेवात से हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, एक बात पूछना चाहता हूँ, जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो उनके लिए वैक्सीन लगवाना सही है या नहीं है? क्योंकि उनको अभी वैक्सीन जो लगी थी उसके अंदर प्रॉब्लम आई थी, बुखार रहा बहुत काफी दिन के लिए और बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। देखिए, आपके प्रश्न के साथ मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन किन लोगों में नहीं लगनी चाहिए। एक तो जैसे 18 साल तक के जो बच्चे हैं, अभी तक उसमें ट्रायल्स नहीं आई है, तो एक ग्रुप वो है जिनके अंदर वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, जो आपने प्रश्न पूछा कि बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उसमें चाहे वो किडनी की डिजीज हो, चाहे लंग की डिजीज हो, चाहे लीवर की डिजीज हो, अगर वो डिजीज अपनी एक्यूट फॉर्म में नहीं है, एक्यूट फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे बीमारी हुई, आप एकदम से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसके बाद आपको घर की दवाइयां लिख के दे देते हैं कि अब आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ गए हैं, पर ये दवाइयां आपकी चलती रहेगी। तो अगर आप उस मेंटेनेंस वाली डोज पे हैं, मतलब घर पे लेने वाली डोज पे हैं और एक्यूट फेज निकल गया, तो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे लंग डिजीज हो, आप सभी में वैक्सीन लगवा सकते हैं। तीसरा ग्रुप आता है प्रेग्नेंट लेडीज। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर भी अभी ट्रायल्स नहीं हुई हैं, तो ये मुख्यतः 3 है। तो आपका जो किडनी डिजीज वाला जो आपने बताया, अगर वो फिलहाल एक्यूट मतलब अभी तीव्र बीमारी में नहीं है और सिर्फ मेंटेनेंस ड्रग पे हैं, तो वो डेफिनेटली वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बलवंत जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक है हमारे। बलवंत जी क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते। मैं सबसे पहले तो जनता टीवी को धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद। एक्चुअली मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है जी। एक तो थोड़ा कल से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है मेरे, थोड़े जो सुनने का जो भारापन हो रहा है थोड़ा सा जी। देखिए बलवंत जी, कान में, हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या इससे पहले अभी कोई आपका इस संदर्भ में, जो महामारी के संदर्भ में, कोई आप पहले इससे पीड़ित रहे हैं या अभी कोई आपके अंदर लक्षण है, या केवल कान में सुनने में प्रॉब्लम? जी सर। देखिए, कान में अगर कल से ही प्रॉब्लम है, हुआ है सर, ये अन्य कारण हो सकते हैं बलवंत जी। अगर कान में सुनने में प्रॉब्लम है और कल से ही है, तो इसके अन्य कारण हो सकते हैं। आप उसके लिए अपने नजदीक के किसी फिजिशियन से आप संपर्क कर सकते हैं, और उसमें इतना ज्यादा मेरे को लगता नहीं घबराने। डॉक्टर साहब हमारे साथ रितेश जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे अगले दर्शक हैं। रितेश क्या सवाल है आपका? माफ कीजिएगा, गुरुग्राम से। रितेश सवाल क्या है आपका? चलिए, हमारा संपर्क में ऊपर है। हमारे साथ गुलशन जुड़े हुए हैं, अंबाला से हमारे अगले दर्शक हैं। गुलशन सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी करिए। ये मैंने कोरोना का इंजेक्शन लगवाया था 1.5 महीना पहले जी। 1.5 महीना पहले इंजेक्शन लगवाया था, तो मेरी बाजू में थोड़ी दिक्कत आने लगी है, जब हाथ से सोने लग जाता है जब सोता हूँ। जी कुंजन जी, इसके लिए मेरे को लगता है कि इंजेक्शन साइट पे हल्का फुल्का पेन तो आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है हल्का फुल्का, पर अगर 1.5 महीने से लगातार आपको इस जगह पे दर्द है या बाजू में दर्द है, तो आप नजदीक के अपने किसी डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए और उसमें कारणों को इवेल्युएट करके आपका ट्रीटमेंट हो जाए। पर वैक्सीन लगने से, अंदर वैक्सीन जाने से इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन अभी तक कहीं पे नोटिस में नहीं है। डॉक्टर नरेश जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, ताजा हालातों को देखते हुए, क्योंकि अप्रैल के अंदर जिस तरह से अनकंट्रोल स्थिति थी, अनकंट्रोल सिचुएशन थी, क्या वर्तमान समय जो कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल है या फिर अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन? देखें, अगर हम बात करें कि जैसे मिड ऑफ अप्रैल से जो ये एकदम पैंडेमिक
स्पेशली इधर एनसीआर में शुरू हुआ जी, तो बहुत ही एक महामारी और भयानक स्थिति के तौर पे था। हम सब जगह देखते थे कि लोग मरीज परिजन उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हॉस्पिटल में बेड्स, इस सब के लिए मारामारी थी। पर निसंदेह अभी पिछले हफ्ते भर से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे केसेस कम हुए हैं और बेड अवेलेबिलिटी बढ़ी है। ऑक्सीजन का जैसे हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल्स को या पब्लिक को बढ़ी है, कंफर्टेबल हुई है, पर नंबर्स अभी भी बहुत ज्यादा कम नहीं हुए हैं। और जो एकदम से जो एक पैनिक हुआ था पब्लिक में वो अब कम हुआ है, क्योंकि बीमारी से लोग जागरूक हुए हैं। होम क्वारंटाइन, होम ट्रीटमेंट भी लोग ले रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है। डॉक्टर नरेश जी, हमारे साथ कमलेश रानी जुड़ी हुई है, अगली दर्शक है हमारी। कमलेश रानी पंजाब से हैं, क्या सवाल है आपका? कमलेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि सुनने में ये आता है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की मौत हो रही है। यहाँ पे कुछ 2-3 उन्होंने वैक्सीन लगवाई और 2-3 दिनों के बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा हमारे देश में अभी 2 तरह की वैक्सीन लगती है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों वैक्सीन तकरीबन पूर्णतया सेफ हैं। सिर्फ कुछ बातें जैसे मैंने पिछले किसी दर्शक के प्रश्न में भी बताई कि 3 ग्रुप्स हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर हम ये वैक्सीन नहीं दे रहे। अन्यथा जिस किसी ने भी वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन के लगने के बाद किसी को भी कोई जान का या मोर्टेलिटी रिस्क या मोर्टेलिटी नहीं हुई है। और ये इस कोविड बीमारी से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हमारे पास हथियार है। आज आप देखते हैं हमारे देश के जितने भी डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल हैं, वो इस महामारी में काम कर रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ यही एक हथियार है कि वो खुद वैक्सीनेट हो गए हैं, उनका हॉस्पिटल स्टाफ वैक्सीनेट हो गया है। अन्यथा इस बीमारी में जिस तरह के वायरल लोड लेके पेशेंट हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पीछे 1000 में कैजुअलिटी हुई थी, अब हजारों में डॉक्टर्स की कैजुअलिटी होती और यहाँ पे और ज्यादा भयानक स्थिति होती, क्योंकि हॉस्पिटल सर्विसेज भी अपने आप में प्रॉब्लम में आ जाती। तो वैक्सीन पूर्णतया सेफ है, ये एक र्यूमर है। जी जी, रितेश जुड़े हुए अगले दर्शक हैं गुरुग्राम से। रितेश, क्या सवाल है आपका? सर, मेरी माताजी को है ना शुगर है और उनकी उम्र है 58 साल। क्या वो वैक्सीन लगवा सकती है? उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? देखिए मैडम, अगर शुगर है और वो कंट्रोल्ड है या वो टैबलेट्स ले रहे हैं जैसा या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो बिल्कुल वो वैक्सीन लगवाएं। शुगर होना वैक्सीन ना लगवाने का कोई कारण नहीं है और उनको वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। डॉक्टर नरेश जी, हमारे साथ हिसार से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं अगले, क्या सवाल है आपका? सेवा देवी जी। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है? हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सेवा देवी जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप सवाल पूछिएगा। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी आवाज। एक अपील हम लगातार अपने दर्शकों से कर रहे हैं कि जब भी आप हमें फोन करें तो कोशिश करें अपने टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हो जाएं, ताकि आपकी आवाज, आपका सवाल, आपका संशय हमारे डॉक्टर जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उन तक आसानी से पहुंच सके और आपके हर सवाल का वो जवाब बारीकी से दे सके। एक सवाल मैं आपसे डॉक्टर नरेश जी और करना चाहूंगा, सेकेंड वेव में इतनी ज्यादा मौतें हुई, इसके पीछे अगर असल वजह टटोली जाए तो क्या कुछ निकलकर सामने आती है? आप तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो वजह है वो कई तरह की वजह है। पहले मैं बात करता हूँ उस वायरस की कि जो पहले वायरस था उसकी इन्फेक्टिविटी कम थी, तो स्प्रेड कम था। इसमें हम आरओ करके एक इंडिकेटर होता है कि जो स्प्रेड है एक पेशेंट से पहले क्वेश्चन जो था वो 1 से 3 का था। अब ये बहुत इन्फेक्टिव और कम्युनिकेबल है। एक वायरस अगर किसी घर में एक इन्फेक्ट हो गया तो अब पूरा परिवार इन्फेक्ट हो गया। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हम पिछले कुछ समय से बाहर कंट्रीज की हालत को देख के भी लापरवाह हो गए थे। मास्क पहनना छोड़ दिया था, वैक्सीन के प्रति प्रश्न मार्क चिन्ह लग गए थे, लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये सब लापरवाही
की वजह से और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मैं बोलूं कि सुविधाएं पहले प्री प्लान करके नहीं थी, तो इन सब वजह की वजह से ये पैंडेमिक कहा जा सकता है नरेश जी कुल मिलाकर कि कुछ लापरवाहियां थी। अगर ये लापरवाहियां शायद ना होती तो आज इतना मौतों का आंकड़ा ना होता। दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हुए हैं, क्या सवाल है आपका? हिमांशु जी क्या सवाल है आपका? चलिए हिमांशु की आवाज हम तक नहीं आ रही। हमारे साथ रोशन जुड़े हुए हैं झज्जर से दर्शक हमारे। रोशन सवाल पूछिए अपना। सर कोई पेशेंट अगर RA फैक्टर के पॉजिटिव है और उसका इलाज चल रहा है तो उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? देखिए रोशन जी, वही RA फैक्टर का मतलब हो गया उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी डिजीज अगर वो एक्यूट फेज में नहीं है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से करवा के स्टेबलाइज करके और केवल मेंटेनेंस ड्रग पे है, तो ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। मतलब आप इसमें वैक्सीन लगवा सकते हैं अगर डिजीज उनका जोड़ों का दर्द जो है वो स्टेबल है और केवल घर पे डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाई खा रहे हैं। तो डॉक्टर नरेश जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। पहला जो कोरोना की पहली वेव थी, दूसरी वेव के कुछ वेरिएंट्स में अंतर है। वेरिएंट्स बदलने की प्रक्रिया क्या होती है किसी वायरस की? देखिए वायरस को मैं अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊं कि आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसकी टेंडेंसी है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो वो पहले सामने आके नुकसान पहुंचाता है, फिर उसको लगता है कि उसकी पहचान हो गई, वो पकड़ में आ सकता है, फिर वो भेष बदल के आता है, रूप बदल के बार बार आए। तो ये वायरस भी एक ऐसी है कि इसको अपना सर्वाइवल चाहिए। तो पहले ही इसने अटैक किया, उसके बाद इसको लगा कि इसके खिलाफ यहाँ लोगों में इम्यूनिटी आ गई है या इनके पास इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, तो वो अपने आप म्यूटेशन लाता है, अपने जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन ला सकता है, अपने जो स्पाइक प्रोटीन में ला सकता है, एनवेलप में ला सकता है। तो ये सब म्यूटेशन आना ही रूप बदलना है, हमारे साथ वेरिएंट आना है। अच्छा, कुसुम जुड़े हुए हैं दर्शक हमारे लिए। कुसुम क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैंने मेरे बेटे के बारे में पूछना है। हेलो कुसुम जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, सवाल पूछिएगा। हाँ जी, मैंने पूछना मेरे बेटे के ये फीवर हो गया था, जब टेस्ट कराया उसके बाद अभी चेस्ट में बैक साइड में दर्द। एक बात हम लगातार अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि जब आप हमें फोन कॉल करें तो कोशिश करें अपने टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि आपकी आवाज हम तक साफ आ सके। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, नया वेरिएंट, क्योंकि इस वायरस के लगातार नए म्यूटेंट हो रहे हैं, नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, वैक्सीन लग रही है, वो वैक्सीन क्या नए म्यूटेंट पर कारगर साबित हो सकती है? निसंदेह अभी तक जितने भी वेरिएंट अभी हमारे देश में पहुंचे हैं, पहले अफ्रीकन वेरिएंट के कुछ केसेस सुने थे, ब्रिटेन UK से जो वायरस था उसके सुने थे, एक हमारा डबल म्यूटेशन वाला जो हमारा है वो अभी चल रहा है दिल्ली में। तो इन सब के खिलाफ अभी तक तो वैक्सीन पूरी तरह कारगर है, और मेरे को लगता है कि आगे भी जितने म्यूटेशन है, जहां तक है वैक्सीन को पूर्णतया इस तरह से साइंटिफिक लॉजिक पे और बेसिस पे तैयार किया गया है, आगे उम्मीद करता हूं कि कारगर ही रहने चाहिए। लापरवाही जो लोग करते हैं, छोटी छोटी फीवर है, किसी को जुकाम है, लोग टेस्ट नहीं करवाने जाते हैं, उस को नजरअंदाज कर देते हैं पूरी तरह से, ये लापरवाही कितना ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दोबारा से मैं बता दूं कि इस महामारी में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, तो लोकल जगह पे, छोटी जगह पे सबसे पहले हम ये टेंडेंसी करते हैं कि मेरे को कोरोना नहीं है, हम दूसरे कारण देने लगते हैं कि मैंने तो कोल्ड किया था, मैंने तो बाहर ठंडा गर्म हो गया था, मैं बारिश के छींटे लग गए थे जी। तो पहले टेंडेंसी रहती है डिनायल की कि मेरे को कोरोना नहीं है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, दूसरा उसके साथ क्या रहता है कि लोकल जगह पे हम ट्रीटमेंट कराते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो टाइफाइड डोज कराते हैं, टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, फिर उससे हम कन्विंस हो जाते हैं कि मेरे को कोविड नहीं है, मेरे को टाइफाइड है। तो आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये महामारी के टाइम पे कोई भी फीवर पहले कोविड ही समझना है और टाइफाइड या इसकी तरफ ध्यान देके टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी 3 लक्षण मैं आपके सामने बताता हूं। पहले बुखार आना,
दूसरा खांसी आना, तीसरा आपके गले में परेशानी रहना। ये 3 सिम्टम्स को 5वें दिन से इसको सीरियसली अपने प्रशिक्षित डॉक्टर या नजदीक के हॉस्पिटल में आप जाके इसके बारे में परामर्श लें और बाकी ट्रीटमेंट को आप छोड़ के मेन इस पे स्ट्रीम पे आपको ध्यान आना चाहिए और प्रशिक्षित डॉक्टर से सलाह लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रमेश जी हमारे साथ रमेश जुड़े हुए हैं, पानीपत से दर्शक है हमारे। रमेश, क्या सवाल है आपका? मैं 66 साल का हूँ, मेरे को 2 स्टंट डले हुए हैं। तो मेरे को जो है 24 अप्रैल को वैक्सीन लगवाई थी मैंने। तो उसमें क्या हुआ था, जब नर्स वैक्सीन लगाने लगी थी तो वो एयर निकालने लगी तो करीब 50% जो है वेस्ट हो गई थी इससे वैक्सीन। तो अब 50% के करीब वैक्सीन मेरे को उसने लगाई है, तब एंटीबॉडीज भी 50% के करीब बनेंगे। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? रमेश जी, पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो वैक्सीन है, अगर वहाँ क्वालिफाइड स्टाफ वहां था तो एक तो ये पूछना है मेरा कि वो वैक्सीन एक बार में ही लगी थी कि आप दोबारा लगवाने गए हैं वहां वैक्सीन? शायद मैं टूट चुका इस है। क्वेश्चन को जनरल तौर पे मैं पूरा कर देता हूँ कि इनका जो कहना है कि वैक्सीन यहाँ पे लगवाई है, अगर वैक्सीन की 1 डोज कंप्लीट हो गई, चाहे वो इनके कहने के हिसाब से दोबारा लगाई है, और उसके बाद 2nd डोज भी ये लगवा लेते हैं, तो इनकी एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी इतनी रहेगी जितनी नॉर्मल उसमें कंडीशन में कोई वैक्सीन कराता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों के तमाम जो संशय हैं जो उनके मन में थे उन तमाम संशयों के समाधान के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।